हेलो एवरीवन, मैं शमशेर आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने शुरुआत की है सीटेट 2022 के एग्ज़ाम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जिस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने गत वर्ष के प्रश्नों को व उसके आधार पर जो नवीन प्रश्न बन सकते हैं या जो संभावित प्रश्न हैं, हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, जिस क्रम में हमारा प्रथम प्रश्न है जो कि आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रथम प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि आनुवांशिकता को फिर डॉट 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 आपका दिया है कि सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा ये कह रहा है कि क्या इसे गत्यात्मक माना जाता है। ऑप्शन बी हमारा कह रहा है कि क्या इसे स्थिर माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है क्या इसे प्राथमिक माना जाता है। डी कह रहा है हमारा ये गौण माना जाता है। अर्थात प्रश्न के कहने का अर्थ ये है कि जो आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता को हम किस स्थान पर रखते हैं, क्या उसको प्राथमिक स्थान पर रखते हैं या उसे द्वितीय स्थान पर रखते हैं या उसको स्थिर मानते हैं। तो चलिए इसके लिए हम समझते हैं। तो चूंकि पहला हमारा क्या है, गत्यात्मक। यदि हम बात करें पहले गत्यात्मक की, तो जो गत्यात्मक होता है हमारा आनुवांशिकता नहीं होती। आनुवांशिकता का अर्थ ये होता है कि जो हमारे वंशानुक्रम के आधार पर क्या हो गया, निर्धारण हो गया। अर्थात हमारे माता पिता से या पूर्वजों से जो गुण, जो आनुवांशिकता हमारी निर्धारित हो गई, वह हमारी क्या होती है, स्थिर होती है। अर्थात जो जीन्स के अकॉर्डिंग बच्चे का जन्म होता है, वह क्या होता है, उसका एक स्थिर गुण उसके अंदर आते हैं, जिनमें क्या कहते हैं, वो आनुवांशिक कहते हैं। ठीक है। तो ये आनुवांशिकता कैसे होती है, आनुवांशिकता हमारी होती है भाई स्थिर। अर्थात हमारा जो बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट आपका कि माता पिता के द्वारा जो आनुवांशिकता है वो क्या होती है, हमारी स्थिर हो जाती है, एक बार जो मिल गया हमारे लिए। पॉइंट क्लियर। तो एक हमारा जो प्रथम प्रश्न है, प्रथम का उत्तर जो हमारा कौन सा होगा भाई, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा, द्वितीय प्रश्न दिया है आपके समक्ष। द्वितीय है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको चार कथन दिए हैं विकल्प के रूप में, आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला क्या कह रहा है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। माता पिता के जो गुण हैं उन्हीं को क्या होता है, वंशानुक्रम के आधार पर संचरण मतलब स्थानांतरण हो जाना। अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही है। लेकिन यहाँ पूछा है जो नहीं, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, फिर भाई गलत हो जाएगा। द्वितीय कह रहा है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। विकास प्राणी और उसकी पर्यावरण, अब देखिए इसका अर्थ ये है कि जो आनुवांशिक गुण है और जो वातावरण है, आनुवांशिक गुण मतलब वंशानुक्रम और वातावरण के जो परिणाम है या उनके अंतःक्रिया का परिणाम है, वही हमारा क्या होता है भाई, विकास होता है। तो द्वितीय भी हमारा क्या हो जाएगा, द्वितीय ऑप्शन भी सही है, लेकिन यहाँ पे गलत वाला पूछा है, अर्थात ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, वंशानुगत व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। भाई जन्मजात विशेषताओं का शोधन नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, ये नहीं वाला पूछा है ना हमसे, कि क्योंकि हमारा जो वंशानुगत है, ये वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम हमारा शोधन नहीं है भाई, जब बल्कि ये है क्या, ये जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है। ये हमारा क्या होता है, ये वंशानुक्रम योग होता है, मतलब जो पूर्वजों के गुण आए हैं उनका, ये कोई शोधन नहीं होता। शोधन का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना, वो हमारा ये नहीं है। ये क्या है हमारा, ये वंशानुक्रम के जो गुण है वह है। अर्थात कथन कौन सा सही नहीं है, तो कथन हमारा भाई सी नहीं है सही, तो नहीं वाला ही पूछा है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आनुवांशिकता संबंधी कारक का अर्थ ये है कि आपके सामने जो चार विकल्प दिए हैं, इन चार विकल्पों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो कि विकल्प या कारक
जो माता पिता से बच्चे में स्थानांतरित हुआ है। जैसे ए हमारा कह रहा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। भाई बिल्कुल भी नहीं, माता पिता के जरूरी नहीं है कि पिताजी के यदि 10 मित्र हैं तो भाई बच्चे के उनके जो संतान है उस संतान के भी क्या हों, 10 मित्र हों, ये जरूरी नहीं होता। अर्थात ये गुण हमारा क्या है, वंशानुक्रम नहीं आता, हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, चिंतन पैटर्न, चिंतन प्रक्रिया इसे कहते हैं, तो चिंतन प्रक्रिया भी क्या है, वंशानुगत नहीं होती। अर्थात माता पिता किस स्तर तक चिंतन कर पाते हैं बच्चा भी उसी स्तर तक कर पाए, ये जरूरी नहीं होता। अर्थात बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, आंखों का रंग, जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि कभी कभी माता पिता दोनों में से किसी एक के गुण के अनुसार बच्चों की आंखें किसी, कभी कभी पिता की आंखों की तरह रंग होता है तो कभी माता की आंखों की तरह क्या होता है, उनका रंग होता है। अर्थात आंखों का रंग का निर्धारण माता पिता में से ही किसी एक के द्वारा होता है। अर्थात ये गुण कैसा है हमारा, ये गुण ही हमारा आनुवांशिक गुण है। क्लियर पॉइंट, या आनुवांशिक कारक है। तो विकल्प हमारा कौन सा, सी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा यह है सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता। भाई सामाजिक गतिविधि में निर्भर करता है बच्चे के सामाजिक विकास पर। बच्चे का जैसा सामाजिक विकास होगा वह वैसे ही क्या करेगा, सहभागिता या उसमें भागीदारी कर पाएगा। अर्थात ये भी क्या है, वंशानुगत नहीं होता, ये बाह्य वातावरण पर निर्भर होता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या हमारा 4। चौथा प्रश्न आपका दिया है, चौथा प्रश्न आपका दिया है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। आपको कुछ कथन दिए हुए हैं जो आनुवांशिकता और पर्यावरण, देखिए पर्यावरण शब्द का अर्थ बार बार यहाँ पे जो होगा वो वातावरण से है। क्लियर पॉइंट, तो ये कहना आनुवांशिकता और पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही दिया हुआ है। देखिए पढ़ते हैं, पहला कथन क्या कह रहा है, पहला कथन आपको कह रहा है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। परिवेशीय प्रभाव, परिवेशीय प्रभाव का अर्थ होता है कि जो उसके चारों ओर का वातावरण है, कह रहा क्या सिर्फ वही बच्चे के विकास को निर्धारित करता है। भाई सिर्फ वही नहीं करता, मैंने बताया विकास पर्यावरण और हमारा जो वंशानुक्रम दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ना सिर्फ पर्यावरण नहीं है, अर्थात पहला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द्वितीय क्या कह रहा है हमारा, मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। देखिए दोनों प्रभावित करते हैं, आनुवांशिक गुण भी प्रभावित करते हैं और वातावरण भी क्या है, प्रभावित करता है। यदि दोनों में से कोई भी क्या हो, प्रतिकूल हो या दोनों प्रतिकूल हो, अर्थात दोनों प्रभावित करते हैं, जबकि विकल्प हमारा कह रहा है कि नहीं करते हैं, तो हमारा ये विकल्प भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। सी क्या कह रहा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये दोनों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अर्थात ये कथन क्या है हमारा, सही है। और डी क्या कहता है, व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है, बिल्कुल भी नहीं है। इस चौथे विकल्प का कहने का अर्थ यह है कि माता पिता से जो गुण आ रहे हैं सिर्फ उसके आधार पर ही बच्चे, व्यक्ति विभिन्नता मतलब बच्चे या जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। इस पे सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है, नैतिक प्रभाव भी पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। मतलब बहुत से ऐसे कारक हैं जिस वजह से, जिन कारणों से व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होती है या जन्म लेती है। तो अर्थात हमारा चौथा कथन भी गलत है। तो हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है हमारा, ठीक है, 2-3 बार पूछा हुआ है हमारा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। इनका कहने का अर्थ ये है कि एक बच्ची है, एक अच्छा 6 वर्षीय बच्ची लड़की है, उस बच्ची के माता पिता भी क्या है, खिलाड़ी हैं और उसको प्रतिदिन प्रशिक्षण भी देते हैं। तब ये कह रहा है कि संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रियाओं का परिणाम होंगी। कह रहा है वृद्धि और विकास का, भाई वृद्धि और विकास का यहाँ संबंध नहीं होगा हमारा। ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
बी भी गलत हो जाएगा, कह रहा है स्वास्थ्य और परीक्षण का भी नहीं होगा। सी कह रहा है अनुशासन और पौष्टिकता का, भाई अनुशासन पौष्टिकता का भी यहाँ संबंध इससे नहीं होगा, पूर्णता संबंध। डी क्या कह रहा है आनुवांशिकता और पर्यावरण। अब देखिए माता पिता भी खिलाड़ी हैं, अर्थात कुछ गुण आए होंगे उसके उसके वंशानुक्रम के आधार पर। और दूसरा क्या है और पर्यावरण। चौथा विकल्प है आनुवांशिकता और पर्यावरण, तो कुछ गुण तो आ गए उसके वंशानुक्रम के अनुसार, और इनका विकास जो हुआ वो किस में हो रहा है, वातावरण में, मतलब उचित वातावरण में। अर्थात यहाँ जो उसका असाधारण प्रदर्शन है वो संबंधित किससे है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण से। तो हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे, देखिए प्रश्न अगला कह रहा है बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात कह रहा पर्यावरण और वंशानुक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन एक पढ़ते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं, मतलब आधा आधा योगदान रखते हैं क्या। भाई ये एक एक्यूरेट मान नहीं होता इसका कि इतना ही रखेंगे। कभी कभी वंशानुक्रम के आधार पर बच्चे के अंदर गुण कम हो लेकिन उसे वातावरण उसके अनुकूल मिल जाए तो उनका अच्छे या उच्च स्तर तक विकास हो सकता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि 50-50% ही दोनों का क्या हो, साझेदारी हो या सहभागिता हो। ये विकल्प हमारा भाई गलत हो जाएगा। ये निर्भर उस पर करेगा जैसा उसको वातावरण मिलेगा। बी विकल्प क्या कहता है, समवयस्कों और पितृक के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी कह रहा है आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, भाई दोनों एक साथ परिचालित होते हैं। सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। डी सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि विकास वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। भाई जरूरी नहीं है बच्चे के अंदर, यदि खिलाड़ी के जो बच्चा है वो खिलाड़ी ही बने, वो किसी अन्य क्षेत्र में बन सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आनुवांशिक गुण उसके अंदर उस क्षेत्र का आए। क्लियर। तो हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। तो भाई बचा कौन सा, बी। ये कह रहा है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान। समवयस्कों का अर्थ होता है कि उसकी आयु या उससे जो बड़े हैं आयु वर्ग वालों के साथ क्या हो, उसका विकास हो और उसके अंदर वंशानुक्रम वाले कुछ गुण हो, मतलब जहाँ वातावरण और दोनों वातावरण और वंशानुक्रम दोनों शामिल हो। भाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। भाई चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सातवां प्रश्न बोल रहा है आपका कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है ये हमारा। क्रम मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। कथन ए है हमारा दिया हुआ। कथन ए क्या कह रहा है, ए कथन कह रहा है हमारा कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस क्षेत्र में जैसा विकास वातावरण होगा उस क्षेत्र में विकास भी क्या होगा, वैसा ही हो पाएगा या होगा हमारा। भाई बी विकल्प भी देख लेते हैं। अर्थात हमारा देखो उत्तर तो ए ही हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बी सी डी के लिए देखते हैं एक बार। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। भाई मानवीय विकास की प्रकृति पर आधारित नहीं है, ये है उसके व्यवहार पर आधारित। तो बी भी हमारा गलत हो जाएगा हमारा। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, स्थिर नहीं रहती, भूमिका या व्यवहार परिवर्तनशील रहता है। सी भी गलत हो जाएगा हमारा। व्यवहार के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ व्यवहार दिया है। यहाँ पे बात किसकी नहीं कहेगी, बात नहीं है आनुवांशिकता। अर्थात ये क्षेत्र सिर्फ वातावरण से संबंधित है, ये क्षेत्र किससे, सिर्फ वातावरण से संबंधित है। यहाँ वंशानुक्रम की कोई जिक्र हुई ही नहीं है हमारा। अर्थात ये विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रश्न संख्या 8। तो 8वां प्रश्न आपके समक्ष जो है वो हमारा
8वां प्रश्न कह रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। यहाँ जो दो शब्द दिए हैं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, कई बार आया है कि क्या तात्पर्य अभिप्राय है। जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सी भौतिक और सामाजिक संचार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। देखिए जो प्रकृति पोषण विवाद का अर्थ है वो होता है हमारी जैविकीय जो विशेषताएं हैं या वंशानुक्रम जो सूचनाएं हैं उनसे होता है हमारा संबंध, अर्थात हमारा जो विकल्प कौन सा होगा, ये हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न संख्या 9, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, मतलब जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो क्यों होती है। कारण, पहला वातावरण के प्रभाव के कारण, हाँ यह बात भी सही है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, मतलब वंशानुक्रम के कारण, ये बात भी सही है, दूसरा विकल्प भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा देखते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, भाई दोनों शामिल हैं। मैं बताया कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारक ऐसे होते हैं इनकी वजह से व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है उत्पन्न होती है या जन्म लेती है। तो हमारा सी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पहले डैश दिया है तथा फिर डैश दिया है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किस किस का कह रहा है, खोज और पोषण का, चुनौतियां सीमाओं का, वंशानुक्रम और पर्यावरण का, स्थिरता एवं परिवर्तन का। ये कह रहा है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रियाएं, मतलब किस किस का ये अंतः क्रिया का संबंध होता है, विकास। तो विकास होता है भाई वंशानुक्रम का और पर्यावरण का। तो एक विकल्प इसमें दिया है हमारा, ये सी में दिया है, तो अर्थात सी हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा 11वां प्रश्न कहता है कि मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। कारण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, निर्माण करना है। अब देखिए क्षेत्र करता है, मौसम करता है, वातावरण करता है, जलवायु है। भाई तीन ये घटक अलग हैं लेकिन तीनों घटक आते किस में हैं, हमारे वातावरण में। देखो होता क्या है कि जो वातावरण या वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम हमारे समझ लेते हैं थोड़ा इसके लिए, इस प्रश्न के लिए। देखो वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम हमें प्रदान करता है क्षमता, क्लियर पॉइंट। लेकिन जो वातावरण है, वातावरण इन क्षमताओं का विकास हो सके, इन क्षमताओं क्या हो सके, विकास हो सके भली भांति या सही तरीके से, इसके लिए क्या प्रदान करता है, अवसर प्रदान करता है या अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सी विकल्प इस सही हो जाएगा, जिसका हमें क्या करना है, वातावरण। क्लियर पॉइंट आपको। तो इसमें जो विकल्प होगा हमारा वह सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी बताया मैंने आपके लिए कि प्रकृति और पोषण। अब देखिए एक है यहाँ वंशानुक्रम, दूसरा है हमारा क्या, वातावरण। आइए विकल्प देखते हैं, कह रहा है व्यवहार एवं वातावरण। एक पक्ष तो है लेकिन दूसरा पक्ष नहीं है, तो ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा भाई। बी क्या कह रहा है, वातावरण एवं जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान एक शाखा है, ना कि यहाँ जीवन का पूरा अध्ययन कहा है इन्होंने। ये वंशानुक्रम मतलब जन्म से बाद की बात तो करा है लेकिन पिछली बात नहीं करा है। बी विकल्प भी हमारा क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वातावरण एवं पालन पोषण, भाई पालन पोषण भी क्या है, बाद की प्रक्रिया है, जन्म के बाद की। और दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि वातावरण है, तो एक पक्ष तो दिया लेकिन दूसरा पक्ष नहीं दिया है। हमारा सी भी हमारा क्या जाएगा, गलत। डियर आनुवांशिक एवं वातावरण, मतलब जो गुण हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर आ रहे हैं और किसकी, वातावरण, इन दोनों से संबंधित है, अर्थात हमारा डी विकल्प क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला दिया है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए
विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है। पहला रचनावादी सिद्धांत, दूसरा सामाजिक रचनावादी, तीसरा व्यवहारवादी। अब देखिए, ये रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी, ये सब क्या है, ये तीनों घटक यदि हम बात करें तो ये तीनों घटक क्या होते हैं, एक कक्षा के अंदर के वातावरण से संबंधित होते हैं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को समझने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, उसकी भाई उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति का अध्ययन करता है, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। लेकिन एक परिस्थिति बच जाती है, कौन सी, वो पारिस्थितिकी बच जाती है उसकी परिवार की, कि कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की पारिवारिक स्थिति के बारे में जानना कि किस प्रकार का वहाँ वातावरण है। अर्थात बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये संबंध किससे रखता है, क्योंकि बच्चे के घर स्वतंत्र वातावरण में स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं और सीखते हैं। भाई जितना हम यहाँ सिखा देते हैं, एक कक्षा में हम सिखाते हैं, उससे ज़्यादा बच्चा क्या करता है, अपना समय व्यतीत करता है अपने घर पे। इसलिए हमको क्या अध्ययन करना पड़ता है उसके घर के पारिस्थितिकी तंत्र का, या उसके जो घर का माहौल है, वातावरण है उसका। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा इसमें भाई, हमारा डी विकल्प इसमें भी राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न दिया हमारे समक्ष, कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। कह रहा समावेशन। समावेशन ए विकल्प दिया हमारा समावेशन। समावेशन का अर्थ होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, मुख्य धारा से जोड़ना, जो रीति रिवाज है, नियम है, उनसे जुड़ जाना। तीसरा विभेदीकरण मतलब अंतर कर पाना। ये तीनों प्रक्रियाएं होती हैं किसमें, चौथा विकल्प दिया है हमारा समाजीकरण। सामाजिकरण का अर्थ ही यही होता है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लो, आप अंतर कर पाओ, और क्या है, जो रीति रिवाज हैं, सामाजिक नियम हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनसे हम जुड़ पाएँ। तो अर्थात ये ए बी सी तीनों किसके अंदर आते हैं, हमारे डी विकल्प के अंदर आते हैं। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण, और जो हमारी सामाजिकरण है इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। विकल्प ए, विद्रोहियों की निरुत्साहित निरुत्साहित विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। भाई विद्रोहियों को निरुत्साहित करने का अर्थ नहीं होता समाजीकरण में, ये नहीं है कि जो हमारे विपक्ष है उस विपक्ष को हम क्या करें, मतलब हतोत्साहित करें उसके लिए, यह एक समाजीकरण का लक्ष्य नहीं होता। बी ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत। दूसरा है व्यक्तित्व विकास, मतलब अपने व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी क्या करना, डेवलपमेंट करना, अपने व्यक्तित्व का, अपने मुखौटा का, अपनी एक क्या करना, समाज में पहचान बनाना ही क्या होता है, समाजीकरण का एक माध्यम होता है, या समाजीकरण का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तीसरा दिया है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, मतलब विभिन्न स्तरों में बच्चों को क्या बांट पाना, ये भी नहीं हमारा, ये भी गलत होगा। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना नहीं, हमारा मुख्य जो होती है समाजीकरण की मुख्य जो विचारधारा है वो ये है कि भाई व्यक्ति जो हमारा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उससे क्या करें, हम उसको डेवलपमेंट कर पाएँ, अपनी एक समाज में अच्छी पहचान बना पाएँ। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, मतलब समाज में अपने नियमों को बनाना, बिल्कुल गलत। दूसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना, हाँ ये है, कुछ हद तक है कि समाज में हम क्या करें, समाजीकरण का अर्थ ये होता है कि अपने से बड़ों को क्या करना, सम्मान दें हम। अगला विकल्प देखते हैं। सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, मतलब जैसा वातावरण है आप क्या हो उसके अनुकूल आप हो, आपके अनुकूल क्या हो, वातावरण हो, और वैसी परिस्थितियों में क्या कर लें, अपने आप को समायोजित कर लें, मतलब ढाल लें। अर्थात बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। डी क्या कहता है, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। हाँ कुछ हद तक, लेकिन क्या है बी विकल्प और डी, बी और डी दोनों क्या है इसी में सम्मिलित हैं, हमारे दोनों क्या है इसी में सम्मिलित हैं, इसलिए हमारा उचित विकल्प जो होगा हमारा कौन सा, सी हो जाएगा हमारा। क्लियर पॉइंट। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया है, कह रहा है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। आपको अवस्थाओं का याद होगा, जब मैंने आपके लिए अवस्थाएं कराई थी, अवस्थाओं में शैशव, बाल्य, फिर किशोरा कराई थी, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। कह रहा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान कि सबसे जटिल मतलब कठिन समाजीकरण, बच्चा समाज के नियमों को सबसे ज़्यादा कठिनाई से किस अवस्था में ग्रहण करता है या अपने आप को समायोजित करता है। पहला विकल्प दिया है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, मतलब बाल्यावस्था से पहले, बिल्कुल भी नहीं। बी प्रौढ़ावस्था, तो जो चौथी अवस्था है क्या उसमें करता है, इसमें भी नहीं, इससे पहले समाजीकरण उसका हो चुका होता है। सी कह रहा है व्यक्ति के पूरे जीवन में, हाँ पूरे जीवन प्रक्रिया चलती है, लेकिन जो इसके कह रहा है शुरुआत मतलब अपने आप में कब वो ढाल पाता है, अगर सबसे ज़्यादा कठिनाई उसे कब होती है, किस काल में होती है, तो भाई सबसे अधिक कठिनाई होती है कब, किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि इस अवस्था को ही अन्य नाम दिए गए हैं भाई कि तूफानी अवस्था, संघर्षीय अवस्था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दबाव की तनाव की अवस्था। इस समय कहता है बच्चे के ऊपर बहुत दबाव होता है, तनाव होता है, अपने भविष्य संबंधी, समाज के नियमों संबंधी। बच्चा चाहता है कि मैंने जैसे बाल्यावस्था अपनी गुजारी, मैं अपने अनुसार चलता था वैसे ही मैं अब चलूं, लेकिन अब उसके सामने क्या होता है भाई, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, समाज के नियम होते हैं कि हाँ अब वैसे नहीं चल सकते जैसे हमने शैशव या बाल्यावस्था से गुजर के आए हैं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब ध्यान से समझिए आप, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन करना, भाई समाज कहता है कि नैतिक मूल्यों का अर्जन करें आप, ठीक है, आप आत्मविश्वास और क्या दूसरों का विश्वासों का अर्जन करें, मतलब खुद पर भरोसा रखें और आप पर भी क्या हो सामने वाला भरोसा कर पाए, यही क्या है एक उचित समाजीकरण है। ये समाजीकरण का नियम ही यही कहता है। पूछा है हमसे नहीं, तो ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आनुवांशिक संचरण, भाई बिल्कुल आनुवांशिक संचरण का अर्थ होता है वंशानुक्रम समाजीकरण में मुख्य रूप से भूमिका नहीं निभाता, कि हम वंशानुक्रम हमारा कैसा है, हमें डिपेंड रहना पड़ता है किस पे, सोसाइटी पर या समाज पर, समाज के नियम कैसे हैं हमें उसके अनुसार चलना होता है। क्लियर। तो अर्थात क्या है आनुवांशिकता कोई रोल प्ले नहीं करता, तो यही हमारा क्या नहीं पूछा, तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। तीसरा दिया है सी, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को समझना, हम जिस संस्कृति में रहेंगे उस संस्कृति के अनुसार हमें अपने आप को समायोजित करना पड़ेगा, अर्थात ये भी सही होकर गलत हो जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, चौथा कहता है कौशलों का अर्जन करना, भाई बिल्कुल जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र के कौशलों का क्या करेंगे हम अर्जन करते हैं, यही हमारा क्या है उचित समाजीकरण है। तो हाँ होकर भी क्या हो जाएगा, नहीं, ये उत्तर भी गलत हमारा हो जाएगा। तो जो नहीं होगा वो कौन सा होगा हमारा, बी वाला, मतलब जो गलत है इसके अनुसार वो कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या कह रहा है। देखिए भाई अगला प्रश्न दिया हमारे, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, मतलब कौन सा प्राथमिक समाजीकरण, मतलब सबसे पहले बच्चे का जो समाजीकरण का विकास है वो किसके द्वारा होता है। चलिए भाई देखिए, ये दिया है कि विद्यालय, दूसरा दिया है सरकार, तीसरा दिया है मीडिया, चौथा विकल्प दिया है हमारा परिवार। इनका कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहला बच्चा सामाजिकरण कहाँ से सीखता है, इन पहलू को कहाँ से सीखता है। तो मैंने जैसे कि बताया था आपके लिए अवस्था पढ़ाते समय कि प्रथम विद्यालय जो है वो क्या होता है, बच्चे का परिवार होता है, और परिवार से बहुत से नियमों को बच्चा सीखकर समाज में उतरता है और उन गुणों का नियमों का क्या करता है अपना धीरे धीरे विकास करता है। तो जो प्रथम समाजीकरण का माध्यम है वो क्या होता है हमारा परिवार, जो कि विकल्प किसमें दिया है हमारा, डी विकल्प में दिया हुआ है, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल उचित विकल्प होगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, मतलब समाजीकरण के लिए कौन कौन से इसमें जो कारक हैं उन कारकों से उसका समाजीकरण
उचित तरीके से होता है या अपना वो योगदान देते हैं। जैसे ए कह रहा है मीडिया, भाई बिल्कुल आज के समय में क्या है, एक मीडिया का एक ऐसा माध्यम बन गया है जो माध्यम क्या है बहुत से सामाजिक नियमों को हम तक पहुंचाता है, हमें अवगत कराता है, अर्थात ये भी हमारा सही होगा। ठीक है, मीडिया भी हमारा क्या होगा, मीडिया भी हमारा सही होगा भाई। देखिए मीडिया दिया है हमारा, और इसके बाद दूसरा क्या दिया है, क्या दूसरा विद्यालय, भाई बिल्कुल विद्यालय भी तो क्या है, विद्यालय भी तो हमें एक अच्छा अनुकूलन करता बनाता है, समायोजन करता बनाता है हमारे लिए। तीसरा दिया है परिवार, अभी मैंने बताया कि परिवार हमारा क्या है, भाई परिवार ही तो हमारा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। दूसरा क्या दिया है हमारा, पास पड़ोस, फिर क्या दिया इसका, पास पड़ोस, भाई पास पड़ोस भी हमारा यह एक समाज होता है जो हमारे लिए सामाजिक नियमों को सिखाता है। अब विकल्प पे आ जाते हैं, तो विकल्प में जैसे ए दिया है पहले में कि भाई दूसरा तीसरा, मतलब ये कि विद्यालय और परिवार। बी विकल्प कह रहा है कि मीडिया विद्यालय और परिवार। सी कह रहा है कि मीडिया विद्यालय परिवार पास पड़ोस, क्या कह सकते हैं, ये सभी। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा भाई, सी विकल्प इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी हमारे समक्ष जो हमने आज कंप्लीट की। भाई आगे भी इसी क्रम में उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए अध्ययन कराते रहेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक आप सारे मित्र हमारे सीटेट एग्ज़ाम क्रॉस कर पाएँ। भाई ये संभावित प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न इसमें आए हुए हैं, कुछ इसके आधार पर हमने बनाए हैं, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है सभी के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे जो नए हैं भाई चैनल पे बने रहें वो, और जिस उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को ज्वाइन कर लें। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इनके जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।